हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएल बैंक के क्वार्टर वन के अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरबीएल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम डिपॉजिट को देखें तो वो यहाँ पे 2% बढ़कर 74,480 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल डिपॉजिट जून क्वार्टर के एंड में निकल कर आया है। अब यही अगर हम लोन्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल लोन्स है बैंक के, वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% गिरकर 58,755 करोड़ का यहाँ पे बैंक के टोटल लोन निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो बैंक के डिपॉजिट्स है वो बढ़ रहे हैं और जो लोन्स है वो गिर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इससे इंडिकेशन है कि जो बैंक के जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े से आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो डिपॉजिट है, जो बैंक का डिपॉजिट है, जो बैंक को डिपॉजिट मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बैंक को उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर डिपॉजिट सपोज 10% से बढ़ा तो जो बैंक का जो इंटरेस्ट पेमेंट के जो एक्सपेंस है बैंक का, जो उसके डिपॉजिटर्स है उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को करना होता है, तो वो वहां पे कंपनी का जो बैंक है उसका एक्सपेंस बढ़ेगा। लेकिन जो लोन है जिससे मेन जो बैंक चलता है, कि अगर आप देखोगे बैंक काम क्या करता है, जो डिपॉजिटर्स उनको लाके पैसा देते हैं तो उस पर वो 3 से 4% का इंटरेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद में बैंक फिर वो लोन के फॉर्म में देता है तो 7 to 8% का उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी कि वो जो दूसरे लोगों को फिर वो लैंड करता है तो 7 से 8% पे वो लैंड करते हैं। तो वो क्या होता है, उसके बीच का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज होता है। तो इससे क्या होगा, अगर बैंक के लोन्स कम होंगे तो बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा, और बैंक के अगर डिपॉजिट बढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू लोन तो उससे बैंक का आने वाले टाइम पे जो एक्सपेंस है वो ज्यादा होगा और क्लियर कट वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की कम होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे डिपॉजिट के कंपैरिजन में लोन ज्यादा होने चाहिए, तो इसीलिए वहां पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। अब देखिए, इन डिपॉजिट में भी अगर जो करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अगर ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बैंक को कम इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है और उससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप कासा रेशियो पे नजर डालोगे तो 33.7% का यहाँ पे बैंक का कासा रेशियो है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 31.8% था। तो यानी कि 1.9% यहाँ पे कासा रेशियो बढ़ा है। तो इसका मतलब ये कि करंट अकाउंट का यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे बैंक के ज्यादा हुए हैं। तो ये एज ए शेयर होल्डर अच्छी बात है, क्योंकि जो यहाँ पे 1.9% का हमको करंट अकाउंट में ग्रोथ देखने को मिला है, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि क्वार्टरली बेसिस पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 12,767 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखोगे थोड़े एनपीएस के इश्यूज बैंक में बने हुए हैं, और जो रिटेल लैंडिंग ये भी बैंक अगर हम देखें तो इनका भी मेन फोकस रिटेल लोन के ऊपर ये, जो कि एक अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से देखना नहीं बनेगा, क्योंकि जो एनपीए के नंबर्स हैं वो अगर नॉर्मल रहते हैं, अगर 2% से नीचे इनका नेट एनपीए का नंबर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे पाएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ज्यादा अगर आप देखोगे तो 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई थी, और खास करके पिछले साल का जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उसके अंदर इश्यूज ज्यादा हुए थे। अब ये देखिए 0.53, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे आरबीएल बैंक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो सारे जितने भी रिटेल बैंक है वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रिटेल लोग हैं जो 2 करोड़ से कम के लोन्स लेते हैं उनके पास अभी जॉब वगैरह है नहीं है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो उसकी वजह से वहां पे बैंक के ऊपर क्लियर कट अफेक्ट आता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए 213 पे यहाँ पे आरबीएल बैंक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और आप इसके ऑल टाइम हाई पे नजर डालिए 716 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर यहाँ पे आरबीएल बैंक बना है, और अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा ये डिस्काउंट पर आपको अभी मिल रहा है। देखिए आरबीएल बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि जितना वेल्थ डिस्ट्रॉय होना चाहिए था वो हो चुका है। अब बैंक को अपना काम दिखाना है, अब बैंक कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उनके एनपीए के नंबर्स आते हैं। लेकिन इस बैंक की अगर मैं बात करूं तो इनका मेन जो दिक्कत मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये कि इनका हमेशा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो हमेशा 80% से कम रहा है,
वो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव है। मतलब अधिकतर अगर आप देखोगे 90% से ज़्यादा का इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कभी नहीं किया है। अब ये ज़्यादा लैंडिंग क्यों नहीं करते मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप लैंड ज़्यादा करोगे आपको इंटरेस्ट पेमेंट वहाँ पे ज़्यादा रिसीव होगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप लोन ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे बैड लोन होने के चांसेस भी ज़्यादा है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप दूसरे बैंक को देखोगे तो वो अच्छे से फंड यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आरबीएल बैंक का थोड़ा मुझे ये थोड़ा कॉशियस नजर आता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने यहाँ पे कॉल नहीं लेनी है। मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि हाई रिस्क का आपका रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क यानी कि अगर आपको लॉस भी हो जाए तो भी आपके लिए कोई भी इश्यूज नहीं है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आरबीएल बैंक के Q1 के अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।